हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आलम सर और आप देख रहे हैं आलम बायोलॉजी ट्यूटोरियल। ठीक है। अभी तक जो हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस किए, अभी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं 12 का 6th चैप्टर है। ठीक है, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू वे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वो जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े हैं एंड बाद में जाकर के हम लोग क्या पढ़े हैं, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन सब का वीडियो हम ऑलरेडी आपको लिंक में दे देंगे, आप देख सकते हैं वहाँ जा कर के। ठीक है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका आरएनए वर्ल्ड। ठीक है, तो अभी तक हम ये जान रहे थे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा क्या है, डीएनए है। ठीक है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि आरएनए वर्ल्ड में आप क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आरएनए वर्ल्ड में आरएनए के बारे में। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ये हम कह सकते हैं कि आरएनए वाज अ फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए क्या है, आपका फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तो ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, और डीएनए हमारा क्या है, स्टेबल है। ठीक है, कोई भी चीज़ हमेशा अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाना चाहता है। ठीक है, तो अगर दोनों में हम कंपेयर करें, डीएनए और आरएनए दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि आरएनए अनस्टेबल होता है और डीएनए स्टेबल होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हर चीज़ अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाना चाहता है। इट मीन्स जो हमारा डीएनए है, ठीक है, वो स्टेबल फॉर्म में है और आरएनए अनस्टेबल फॉर्म में है। तो पहले आरएनए आया होगा, देन क्या आया होगा, आपका डीएनए आया होगा। बाकी इसके बारे में डिटेल में हम इवोल्यूशन में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। ठीक है, आरएनए act as both RNA act as genetic material as well as RNA act as genetic material as well as catalyst। कहने का मीनिंग, हम अभी डीएनए के बारे में पढ़ रहे थे, तो डीएनए क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, बट ये जेनेटिक मटेरियल भी है और क्या है, आपका कैटलिस्ट के जैसे भी बिहेव करता है। तो जेनेटिक मटेरियल किस में होगा, ये बहुत फ्यू ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, जनरली वायरस होता है, वायरस के अंदर क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो आप कहोगे ये जेनेटिक मटेरियल किस में है, जेनेटिक मटेरियल किस में है, तो आप बोलोगे कि जेनेटिक मटेरियल जो ये होता है, ये आप कह सकते हो, एक है आपका क्यूबी बैक्टीरियोफाज, इसके अंदर ये एज ए जेनेटिक मटेरियल है। आप कह सकते हो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, आप जानते हो, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो इसका भी जेनेटिक मटेरियल क्या है, आपका आरएनए है। ठीक है, उसी तरीके से आप कह सकते हो इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है, इसका भी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आपका आरएनए होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस, उसका भी जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, आपका आरएनए होगा। बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक जो है आपका वो है टीएमबी मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, तो ये कुछ वायरस है या बैक्टीरियोफाज आप जानते होंगे, हम पिछले लेक्चर में बताए बैक्टीरियोफाज क्या होता है। मतलब ऐसा वायरस जो क्या करता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन काउज कर सकता है, उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफाज। ठीक है, तो क्यूबी बैक्टीरियोफाज, HIV, इन्फ्लुएंजा वायरस, टीएमबी वायरस। तो ये जो टीएमबी वायरस, ठीक है, जो ये सारा है, ये सारे के अंदर क्या पाया जाता है, आरएनए किसके तरह काम करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता चलूँ कि यहाँ पे क्या है, आपका ये जितना भी है, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है। इन सब में क्या पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो जितना भी बैक्टीरिया है उसके अंदर हमेशा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ही पाया जाएगा एज ए जेनेटिक मटेरियल। डबल स्ट्रैंड आरएनए भी पाया जा सकता है। ठीक है, तो डबल स्ट्रैंड आरएनए जो पाया जाता है, कुछ ही बैक्टीरिया जिसके अंदर डबल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है। तो डबल स्ट्रैंड आरएनए सीधा समझो, डबल स्ट्रैंड आरएनए किस में प्रेजेंट होगा, तो इसके लिए आप एक याद रख सकते हो, रियो वायरस। ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाता है,
क्या पाया जाता है इसके अंदर, तो आप कह सकते हो कि इसके अंदर पाया जाता है डबल स्ट्रैंड आरएनए। ठीक है, तो डबल स्ट्रैंड आरएनए इसके अंदर पाया जाता है और ये सब के अंदर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है। इट मीन्स आरएनए जेनेटिक मटेरियल के जैसे काम करता है कुछ वायरस के अंदर, और वो सारा वायरस आपको यहाँ पे हम लिख चुके हैं कि इसके अंदर ये क्या करेगा, आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल के तरह काम करेगा। ठीक है, अगर हम ये बोलते हैं कि जेनेटिक मटेरियल की तरह तो ऐसे काम करेगा, बट ये कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, हम ये बताते हैं। तो कैटलिस्ट की तरह ये क्यों काम करता है, तो इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न क्या है, ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, अनस्टेबल एंड रिएक्टिव होता है। तो अनस्टेबल और रिएक्टिव होने के कारण ये किसके तरह बिहेव करेगा, कैटलिस्ट के तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये बायोमॉलिक्यूल्स है तो हम इसको बायो कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं। तो ये कैटलिस्ट के जैसे बिहेव करता है, और बायो कैटलिस्ट को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। इट मीन्स जो आपका आरएनए है वो एंजाइम के जैसे बिहेव कर सकता है। ठीक है, क्यों करता है, तो इसका रीज़न क्यों है, ये कैटलिस्ट के जैसे बिहेव क्यों करता है, क्योंकि ये अनस्टेबल एंड रिएक्टिव होता है। क्यों करता है ये, क्योंकि ये अनस्टेबल एंड रिएक्टिव होता है। ठीक है, अनस्टेबल और रिएक्टिव होने के कारण ये किसके तरह काम करेगा, कैटलिस्ट के तरह। और कौन सा कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट। और बायो कैटलिस्ट क्या होता है, तो आप जानते हो एंजाइम। तो ये एंजाइम के जैसे बिहेव करेगा। जनरली हम जानते हैं कि जितना भी एंजाइम होता है, ऑल एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, एक्सेप्शन में हम लिखते हैं कि कुछ एंजाइम होता है जो आरएनए का बना हुआ होता है, जिसमें 2 एंजाइम है जो आरएनए का बना हुआ होता है। वो एंजाइम क्या है, तो एक होता है आपका राइबोजाइम। ठीक है, और एक होता है आपका राइबोन्यूक्लियेज पी। ये दोनों एंजाइम आरएनए एंजाइम है, आरएनए एंजाइम है। इट मीन्स हम ये कहते हैं कि जितना भी एंजाइम होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो एंजाइम प्रोटीन का बना हुआ होता है। लेकिन ये 2 ऐसा एंजाइम है जो किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो वो आरएनए का बना हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आरएनए भी किसके तरह काम करेगा, कैटलिस्ट के तरह काम कर सकता है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। ठीक है, तो आरएनए आपको कह सकते हो कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये काम कर सकता है जेनेटिक मटेरियल के जैसे भी और कैटलिस्ट के जैसे भी इन सारे बैक्टीरियाज के अंदर। ठीक है, क्या होगा आपका जेनेटिक मटेरियल क्या पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड भी पाया जा सकता है, आरएनए डबल स्ट्रैंड भी पाया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। कहते हैं कि ये कैटलिस्ट के जैसे भी बिहेव करता है। तो 2 टाइप का यहाँ पे एंजाइम हम बताएं आपको, एक राइबोजाइम है, एक राइबोन्यूक्लियेज पी है। ये 2 ऐसा एंजाइम है, ठीक है, जो किस चीज़ का बना हुआ होता है, आरएनए का बना होता है। लेकिन एंजाइम ज़्यादातर किस चीज़ का बना हुआ होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा आरएनए का थोड़ा सा बेसिक हुआ। ठीक है, अब आरएनए कितने टाइप का होता है ये हम जानेंगे कि आरएनए कितने टाइप का होता है। ठीक है, बस समझ में आ रही है। तो आरएनए का टाइप्स, ठीक है, तो बहुत डिफरेंट टाइप का आरएनए है, टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है, लेकिन हम जो 3 मेजर आरएनए को पढ़ते हैं, मेजर आरएनए का टाइप को पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं राइबोसोमल आरएनए के बारे में। राइबोसोमल आरएनए के बारे में हम पढ़ते हैं आपका ट्रांसफ़र आरएनए के बारे में, ट्रांसफ़र आरएनए के बारे में। और हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो और हम पढ़ते हैं मैसेंजर आरएनए के बारे में। ठीक है, तो ये 3 आरएनए के बारे में हम पढ़ते हैं डीपली कि ये होता क्या है, इसका परसेंटेज क्या है, इसका काम क्या है, ये सारे चीज़ को हम पढ़ते हैं। किस किस के बारे में, राइबोसोमल आरएनए, जिसको हम इससे एब्रिविएट करते हैं आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, इसको हम एब्रिविएट करते हैं टीआरएनए और इसको एब्रिविएट करते हैं हम एमआरएनए। ठीक है, तो ये 3 टाइप का आरएनए को हम मेजरली पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम देखें इन सब को
कि क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इन सब में सबसे ज़्यादा क्या होता है तो आप बोलोगे ये होता है नियर अबाउट 70 to 80%। कुछ बुक में ये फ्लैक्चुएट भी करता है, ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में ये परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपके नीट में नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है, परसेंटेज बट फ्लैक्चुएट करता है। कुछ बुक्स में कुछ और रहता है, कुछ बुक में 70 to 75 रहता है, कुछ बुक में 70 to 72 दिया हुआ है, तो इसीलिए हम, और कुछ बुक में 80% भी दिया हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको एक ऑन एवरेज ले लेते हैं कि ये 70 to 80% हो सकता है, ठीक है। दूसरा आपका ट्रांसफ़र आरएनए है, ठीक है, जो ट्रांसफ़र आरएनए क्या होगा आपका 10 to 15% होगा, ये भी फ्लैक्चुएबल है और ये आपका 2 to 5% पाया जाता है, ठीक है। तो अगर परसेंटेज के बेस पे अगर पूछा जाए कि परसेंटेज कितना है तो आप कह सकते हो परसेंटेज कितना है आरएनए का सीक्वेंस, और सीक्वेंस परसेंटेज के बेस पे क्या है तो आप सिंपली कह सकते हो कि राइबोसोमल आरएनए सबसे ज़्यादा होता है, राइबोसोमल आरएनए सबसे ज़्यादा होता है, देन आपका ट्रांसफ़र आरएनए होता है, देन आपका क्या होता है एमआरएनए होता है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है एज कम्पेयर टू ये कि हम परसेंटेज याद रखें, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज आपके बुक में नहीं दिया हो तो फ्लैक्चुएट वगैरह करता रहता है, इवन कि ये भी नहीं दिया है आपका कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ पता हो कहीं ना कहीं पूछ सकता है, ठीक है, कि आपका क्या है राइबोसोमल आरएनए सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद ट्रांसफ़र आरएनए, देन आपका एमआरएनए सबसे कम होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? आई होप सो समझ में आ रहा होगा। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि राइबोसोमल आरएनए क्या होता है, देन हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र आरएनए क्या होता है, देन हम पढ़ेंगे मैसेंजर आरएनए क्या होता है। इन तीनों चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आते हैं राइबोसोमल आरएनए पे। सबसे पहले हम किस पे आते हैं, हम आते हैं राइबोसोमल आरएनए पे, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। अब बोलोगे राइबोसोमल आरएनए कहाँ पाया जाता है, तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ जान लो, क्या जानो, तो राइबोसोम क्या होता है, ठीक है, राइबोसोम क्या होता है, ठीक है। तो राइबोसोम आप जानते हो कि एक मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है, ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है एंड यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में ये 70S भी हो सकता है, सॉरी प्रोकैरियोट्स में ये 70S होता है, यूकैरियोट्स में ये 70S भी हो सकता है एंड 80S भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर राइबोसोम का आप कंपोनेंट देखोगे तो ये राइबोसोम का कंपोनेंट में कहीं ना कहीं हम वहाँ सेल बायोलॉजी में आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे इसको हम, बस यहाँ पे हमको जानना है कि राइबोसोमल आरएनए क्या है, कहाँ पे लोकेट है, कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो राइबोसोम के अंदर आपका कहीं ना कहीं क्या पाया जाएगा, राइबोसोमल आरएनए पाया जाएगा, ठीक है, और प्लस इसके अंदर क्या होता है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि राइबोसोम किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो आप बोलोगे क्या किस चीज़ का बना होता है, तो राइबोसोमल आरएनए प्लस राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का बना हुआ होता है, क्या, तो राइबोसोम। तो राइबोसोम इन दो चीज़ का बना हुआ होता है, ठीक है, जिसमें हमको इसको जानना है। अब हम जानते हैं कि राइबोसोम अगर हम यूकैरियोटिक सेल में लेते हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में लेते हैं तो यूकैरियोटिक सेल में दोनों टाइप का होता है, 80S राइबोसोम भी होता है एंड 70S राइबोसोम भी होता है, जिसको हम कहीं ना कहीं इसको बोल देते हैं कि इंट्रान्यूक्लियर है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और इसको बोल लेते हैं हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है, इन द सेंस क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में ये पाया जाता है 70S, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं ऑर्गेनल्स में पाया जाता है, ये आपका न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये सब चीज़ हम सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये 80S राइबोसोम को हम लेकर के इसके अंदर डिस्कस कर देंगे और 70S को हम प्रोकैरियोट्स में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल्स में हम पहले लेते हैं सिंपली कि 80S। अब 80S को अगर हम ब्रेक करते हैं सब यूनिट्स में तो हम जानते हैं कि क्या होता है, ये आपका 60S प्लस 40S, ये दो टाइप का आपका सब यूनिट है, जिसमें एक सब यूनिट को हम बोलते हैं लार्ज सब यूनिट, इसको क्या बोलते हैं हम, लार्ज सब यूनिट। दूसरे सब यूनिट को क्या बोलते हैं, स्मॉल सब यूनिट, दूसरे सब यूनिट को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल सब यूनिट। इट मीन्स 80S राइबोसोम जो है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है आपका लार्ज सब यूनिट और दूसरा है स्मॉल सब यूनिट, ठीक है।
आप कहोगे टोटल 80S में कौन कौन सा राइबोसोमल आरएनए पाया जाएगा, तो हम कहते हैं 28S राइबोसोमल आरएनए होगा, 28S राइबोसोमल आरएनए होगा। और क्या होगा, तो आप बोलोगे और इसके अंदर होगा आपका 18S राइबोसोमल आरएनए होगा, ठीक है। और बोलोगे क्या होगा, तो बोलोगे 5.8S राइबोसोमल आरएनए होगा, 5.8S राइबोसोमल आरएनए होगा। और क्या होगा, तो हम कहेंगे 5S राइबोसोमल आरएनए होगा। S रिप्रेजेंट सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, S रिप्रेजेंट सैडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, ठीक है। अब कहोगे इसके अंदर क्या पाया जाएगा, इसको हम ब्रेक करें, इसको अंदर क्या पाया जाएगा, तो आप बोलोगे 28S राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, 18S सॉरी, और क्या पाया जाएगा 5.8S राइबोसोमल आरएनए। और क्या पाया जाएगा, तो आप बोलोगे इसके अंदर पाया जाएगा 5S राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो लार्ज सब यूनिट के अंदर क्या क्या पाया जाएगा, 28S, 5.8S एंड 5S, ठीक है। स्मॉल सब यूनिट के अंदर क्या पाया जाएगा, तो आप बोलोगे स्मॉल सब यूनिट के पास जाएगा 80S राइबोसोमल आरएनए। तो हम इस तरीके से हम ये कह लेते हैं कि जो हमारा राइबोसोम है उसके अंदर जो 80S राइबोसोम है, उस 80S के राइबोसोम के अंदर आपका दो सब यूनिट है, 60S एंड 40S। अगर हम 60S की बात करते हैं तो उसके अंदर 3 टाइप का राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है, एक 28S, एक 5.8S और एक आपका 5S राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है, ठीक है ना। और इसके अंदर अगर आप देखो 40S के अंदर तो 18S राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से हम 70S का निकाल लेते हैं। चलो 70S को हम प्रोकैरियोट्स में डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स में सेम होगा। प्रोकैरियोट्स में क्या हो जाएगा आपका 70S राइबोसोम, 70S होगा आपका क्या हो जाएगा 70S राइबोसोम हो जाएगा। अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इस 70S को भी अगर हम ब्रेक करते हैं तो 70S किस में ब्रेक होगा, तो आप जानते हो कि 70S 50S में ब्रेक होगा प्लस 30S में ब्रेक होगा। ये लार्ज सब यूनिट होगा, लार्ज सब यूनिट होगा, और ये आपका स्मॉल सब यूनिट होगा, स्मॉल सब यूनिट होगा, ठीक है। जो लार्ज सब यूनिट है इसके अंदर क्या पाया जाएगा, तो आप बोलोगे लार्ज सब यूनिट के अंदर आपका 23S राइबोसोमल आरएनए होता है और 5S राइबोसोमल आरएनए इसके अंदर पाया जाता है। इट मीन्स 5S कॉमन है, यहाँ पे भी पाया जा रहा है और ऑब्वियसली यहाँ भी पाया जाता है, ठीक है। जबकि इसके अंदर स्मॉल सब यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो स्मॉल सब यूनिट में 16S राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा राइबोसोमल आरएनए का क्या है, टाइप्स है कि कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं 28S, 5.8S, 5S और 18S, जबकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं आपका 23S राइबोसोमल आरएनए, 5S राइबोसोमल आरएनए लार्ज सब यूनिट में होगा। स्मॉल सब यूनिट की बात करते हैं तो 16S राइबोसोमल आरएनए होगा। अब बोलोगे सर आरएनए का, राइबोसोमल आरएनए का यूज़ क्या है, तो राइबोसोमल आरएनए जो होता है ऑब्वियसली इसका इस्तेमाल किस में होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में होता है, ठीक है। इसलिए हम राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं ना, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा इसका और इसके कंपोनेंट का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम लोग, कहाँ पे करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में करते हैं, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में करते हैं। तो जो राइबोसोमल आरएनए होगा इसका भी इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में करते हैं, ठीक है। तो हम प्रोटीन सिंथेसिस जब पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि कैसे इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिलहाल समझो कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा, प्रोटीन सिंथेसिस में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही होगी, क्लियर ना, ओके। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे ट्रांसफ़र आरएनए का। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर अगर आपसे कभी कोई पूछ दिया जाए, वैसे इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं ये है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का आपको देखने को कभी कभी मिल जाता है, ठीक है। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, एज इट इज़ कोई इसका स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। बट हम कर्व टाइप का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बना लेते हैं, ठीक है, क्लियर ना। तो हम स्ट्रक्चर ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर का कॉइलिंग स्ट्रक्चर टाइप हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसका, नेक्स्ट जो हम इसका देखते हैं वो देखते हैं आपका क्या बोल सकते हैं उसको, हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसफ़र आरएनए, टीआरएनए। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, टीआरएनए। आपको ट्रांसफ़र आरएनए क्या होता है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र आरएनए जो होता है, ठीक है, हम जानते हैं कि ये कितना % पाया जाता है, ये हम बता चुके हैं आपको
कि 10 to 15% आपका क्या पाया जाएगा, ट्रांसफ़र आरएनए पाया जाएगा। ठीक है, अब ट्रांसफ़र आरएनए भी क्या करता है, ये भी कहीं ना कहीं प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसके अंदर जो कुछ, इसके अंदर ट्रांसफ़र आरएनए के अंदर सम कह सकते हैं हम, सम न्यूक्लियोटाइड या सम नाइट्रोजिनस बेस ऑफ ट्रांसफर आरएनए modified into another unusual base। ठीक है, जैसे अनयूजुअल बेस में आपका हो जाएगा सूडोयूरिडीन। ये एक अनयूजुअल बेस है सूडोयूरिडीन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग साई से। ठीक है, सूडोयूरिडीन। उसी तरीके से एक होता है आपका सेकंड होता है आपका डाइहाइड्रोजन यूरिन, सूडोयूरिडीन हो गया एक आपका, और दूसरा होता है कहीं ना कहीं आपका डाइहाइड्रोजन, दूसरा आपका होता है कहीं ना कहीं डाइहाइड्रोजन यूरिडीन। ठीक है, दूसरा होता है आपका डाइहाइड्रोजन यूरिडीन, दूसरा होता है आपका डाइहाइड्रोजन यूरिडीन। ठीक है, एक ये दो, एक सूडोयूरिडीन और डाइहाइड्रोजन यूरिडीन होता है। ठीक है, और तीसरा होता है आपका राइबोथाइमिडीन। ठीक है, तीसरा होता है आपको राइबोथाइमिडीन, जिसको हम राइबोथाइमिडीन आरटी से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइहाइड्रोजन यूरिडीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डाइहाइड्रोजन यूरिडीन। ठीक है, तो ये तीन टाइप, कहने का मीनिंग इसका जो नाइट्रोजनस बेस होता है ना, किसका, ट्रांसफर आरएनए के अंदर कुछ नाइट्रोजनस बेस ऐसा है जो क्या करता है, अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, और जब वो मॉडिफाई करता है तो कुछ अनयूजुअल बेस बनाता है। जनरली हमारे पास कितना नाइट्रोजनस बेस है, 5 टाइप का है। 5 टाइप का कौन कौन सा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। ठीक है, अगर हम डीएनए की बात करें तो 4 है, आरएनए की भी बात करें तो उसमें भी 4 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ अनयूजुअल बेस बन जाता है। और अनयूजुअल बेस क्या है, सूडोयूरिडीन एक अनयूजुअल बेस है जिसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा डाइहाइड्रोजन यूरिडीन जिसको डीएचयू से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा डाइबोथाइमिडीन जिसको हम आरटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो चीज़ जो है ये आपको अभी आरएनए के स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर में ये दो चीज़ आपको क्या मिलेगा, अभी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर हम ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो हम कहते हैं कि ट्रांसफर आरएनए का 2 टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ट्रांसफर आरएनए का 2 टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर को हम सिंपली बोलते हैं 2D स्ट्रक्चर, ठीक है ना, और दूसरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये 3D स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आपके बुक में अभी दिया गया है, पहले नहीं था। ठीक है, तो 3D स्ट्रक्चर जो न्यू एनसीईआरटी आया उसके अंदर आपका 3D स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो आपसे स्ट्रक्चर भले ना पूछे, लेकिन ये पूछ सकता है कि 3D एंड 2D स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। ठीक है, तो आप बोलोगे अगर 2D स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो ये एक क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये याद रखोगे। क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर पूछा गया है नीट में आपका, किस टाइप का 2D स्ट्रक्चर होता है, तो आप बोलोगे क्लोवर लीफ लाइक 2D स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर आपको अगर बोले तो आप बोलोगे ये होता है इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर होता है ये, इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ट्रांसफर आरएनए अनयूजुअल बेस, कितने टाइप का स्ट्रक्चर है इसका, 2 टाइप का स्ट्रक्चर, एक 2D स्ट्रक्चर होता है और एक आपका 3D स्ट्रक्चर होता है। जो 2D स्ट्रक्चर होता है वो क्लोवर लीफ। क्लोवर लीफ क्या है, क्लोवर क्या होता है, सिंपली एक ग्रास है। ठीक है, सिंपली एक ग्रास है, उसका एक लीफ होता है। लीफ इसका कुछ ऐसा होता है स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए आपका एक कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसका इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप से आएगा, फिर दूसरा बनाएगा, फिर तीसरा बनाएगा, फिर कहीं ना कहीं चौथा इस टाइप से बनाएगा। तो 4 टाइप का इस टाइप का फ्लैप कहीं ना कहीं इसका निकला हुआ होता है, इसलिए हम इस टाइप क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। ठीक है, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और ये इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर। तो 3D का स्ट्रक्चर इन्वर्टेड एल। ठीक है, तो इस चीज़ को आप क्या रखोगे, याद रखोगे कि किसका कौन सा स्ट्रक्चर होता है, 2D का क्लोवर लीफ, 3D का आपका इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, अब अगर हम आते हैं कि इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है,
क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं तो आखिर वो होता कैसा है। ठीक है, तो हम देखते हैं 2D स्ट्रक्चर, 2D स्ट्रक्चर ऑफ tRNA। इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन सा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हम इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। देखो ये स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, ये स्ट्रक्चर होता है आपका, इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इस टाइप से स्ट्रक्चर होगा इसका। हम इसको सबको अभी दिखाएंगे क्या होता है ये। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पे होगा CCA, ये एक फिक्स है आपका, सॉरी 3 प्राइम होगा। ठीक है, और ये 5 प्राइम होगा। इस टाइप का स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब ये पूरे स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इस स्ट्रक्चर में आप कह सकते हो 5 आर्म्स होते हैं। कितने आर्म्स होते हैं, 5 आर्म्स प्रेजेंट इन ट्रांसफर RNA। ट्रांसफर RNA क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर में 5 आर्म निकला हुआ है, सॉरी 4 आर्म ना, 5 आर्म निकला हुआ है। ठीक है, कितने आर्म्स होंगे इसके अंदर, 5 आर्म्स होंगे। ठीक है, आर्म्स क्या है अब ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक आर्म्स है आपका जो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, वो आर्म्स कहलाएगा। ठीक है, उस आर्म्स को हम क्या बोलते हैं, तो सिंपली हम इसमें देखो इस आर्म्स को बोलते हैं, इस आर्म, ये एक तो ये है इसका, और एक ये लूप लाइक स्ट्रक्चर, ये जो लूप के जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो ये लूप वाले को हम बोलते हैं कि ये T-Psi-C लूप होता है। ये क्या होता है, T-Psi-C लूप होता है। इसको हम ऊपर में लिखते हैं, चलो समझ में, हम समझाने के लिए हम लिखते हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं T-Psi-C लूप होगा। ठीक है, जबकि ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का आर्म है, यहाँ से यहाँ तक का आर्म है, बात समझ में आ रही है, यहाँ से यहाँ तक देखो, ये वाला जो आर्म है, इस आर्म को हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलेंगे इस आर्म को बोलते हैं T-Psi-C। ठीक है, स्टेम बोलते हैं, T-Psi-C स्टेम बोलते हैं। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे इन दोनों को हम मिला के बोलते हैं T-Psi-C आर्म, T-Psi-C आर्म। तो आर्म की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये वाला स्ट्रैंड भी आएगा और ये वाला जो आपका लोब है, लूप है, वो भी आएगा। ठीक है, तो ये दोनों को हम एक साथ कहीं ना कहीं ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लूप की भी बात करेंगे और हम किसकी बात करेंगे, इसकी भी बात करेंगे, तो ये दोनों एक साथ आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ये आर्म छोटा सा निकला हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो छोटा सा निकला हुआ है इसको बोलते हैं हम वेरिएबल आर्म। इसको क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल आर्म। अभी हम बताएंगे ये सबका फंक्शन क्या होगा, ये हम एक एक करके बताएंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो ये वाला बल्ब है, इस बल्ब को हम क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे इस बल्ब को हम बोलते हैं एंटीकोडोन लूप बोलते हैं। ठीक है, और बोलोगे इस आर्म को क्या बोलते हैं, तो हम इस आर्म को बोलेंगे एंटीकोडोन स्टेम बोलेंगे। ठीक है, और ये दोनों मिल के क्या बनेगा, तो आप बोलोगे ये दोनों मिल के बनेगा एंटीकोडोन आर्म बनाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जब हम यहाँ पे आते हैं ये वाला पोर्शन, तो इसको हम बोलते हैं DHU लूप होता है। ठीक है, और हम ये वाला आर्म जब लेते हैं तो इसको बोलते हैं DHU स्टेम होता है, और दोनों मिल के क्या बनेगा, तो आप बोलोगे DHU क्या बनेगा, आर्म बन जाएगा। ठीक है, और एक आर्म है जो ये वाला आर्म कहलाता है, यहाँ से जो ये वाला आर्म है ये एक आर्म कहलाएगा, जिसको बोलेंगे हम एक्सेप्टर आर्म्स। इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सेप्टर आर्म बोलेंगे। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 5 आर्म्स है। पहला आर्म्स एक्सेप्टर आर्म, एक्सेप्टर आर्म, ये कहाँ पे है, 3 प्राइम पोजीशन पे, 3 प्राइम पोजीशन पे क्या है, ये एक्सेप्टर आर्म है। किस पोजीशन पे है, तो 3 प्राइम पोजीशन पे आपका एक्सेप्टर आर्म पाया जाता है। ठीक है, दूसरा जो आर्म्स है वो आर्म्स है आपका क्या है, T-Psi-C आर्म। ठीक है, और तीसरा जो आर्म्स है वो है आपका वेरिएबल आर्म, वेरिएबल आर्म। ठीक है, और चौथा जो आर्म्स है उसका नाम है आपका एंटीकोडोन आर्म। ठीक है, और पांचवा जो आर्म है आपका उसका नाम है
उसका नाम है आपका DHU आर्म। ठीक है, अब हम एक एक करके आते हैं, सब है क्या। इसको हम एक्सेप्टर आर्म क्यों कहते हैं? देखो, इसको एक्सेप्टर आर्म हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस के ड्यूरेशन, हम वहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को कि जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उस टाइम पे ये जो एक्सेप्टर आर्म्स है वो इनकमिंग एमिनो एसिड को, मतलब अगर मान लो एक प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, प्रोटीन के सिंथेसिस ऑब्वियसली एमिनो एसिड आएगा, आपस में जुड़ता चला जाएगा, क्योंकि प्रोटीन किस चीज़ का बना है? एमिनो एसिड का बना हुआ है। तो एमिनो एसिड आएगा कंटिन्यूसली, एक से दूसरा जुड़ा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस टाइप से एक पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो जो ले करके आएगा उस एमिनो एसिड को, जो उसको एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके ले करके आएगा, उस आर्म को हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर आर्म। इट मीन्स ये क्या करेगा? एमिनो एसिड को ले करके आएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक्सेप्टर आर्म। तो एक्सेप्टर आर्म का काम क्या हो गया? ये एक्सेप्ट करेगा एमिनो एसिड को ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे ये क्या करेगा? एमिनो एसिड को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, दूसरा जो आर्म है वो है आपका T-Cy-C, ये वाला T-Cy-C आर्म। ठीक है, देखो T-Cy-C कहाँ से आया? ये वर्ड वहीं से आया है। कहाँ से आया है आपका? ठीक है, अभी हम बता रहे थे क्या बोल रहे थे? सूडो यूरिडीन, सूडो यूरिडीन का TC वहीं से आया, सूडो यूरिडीन से आया ये साई। ठीक है, और थायमियूरिडीन से ये वाला पोर्शन आया है। ठीक है, तो हम सिंपली कह लेते हैं कि ये जो T-Cy-C आर्म्स है इसका क्या काम है? तो हम बोलते हैं ये आर्म्स जो होता है वो राइबोसोम से बाइंड करता है। किससे बाइंड करता है? राइबोसोम से बाइंड करता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। देखो, तीसरा आर्म है आपका वेरिएबल आर्म। ठीक है, ये वेरिएबल आर्म्स एक छोटा सा आर्म्स है और इसका फंक्शन आज के डेट तक भी क्या है? अननोन है कि ये क्या करता है। ठीक है, तो टिल डेट तक आप कह सकते हो कि इसका फंक्शन क्या है? अननोन है। तो वेरिएबल आर्म का कोई फंक्शन नहीं है फिलहाल। ठीक है, तीसरा जो और नेक्स्ट जो आपका होता है वो होता है एंटीकोडोन आर्म। ठीक है, एंटीकोडोन आर्म का क्या काम है? ठीक है, तो एक वर्ड हम लोग पढ़ेंगे जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे, तो एक वर्ड पढ़ेंगे हम लोग कोडोन। ठीक है, एक वर्ड हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोडोन। तो एक वर्ड होता है कोडोन और एक वर्ड होता है आपका एंटीकोडोन। ठीक है, अगर हम कोडोन की बात करते हैं तो हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए पे ट्रिपल न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है मैसेंजर आरएनए पे, और यहाँ पे मैसेंजर आरएनए होगा, यहाँ पे क्या होगा? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए पे जो ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, जैसे मान लो आपको कहते हैं यहाँ पे AUG है, यहाँ पे GUG है। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं ताकि हमें एंटीकोडोन बनाने में सही होगा। मान लो हम यहाँ पे कह लेते हैं GUG है। ठीक है, मान लो हम यहाँ पे कह लेते हैं कुछ भी TU है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो मैसेंजर आरएनए, आगे हम लोग ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो मैसेंजर आरएनए होता है उसके पास इंफॉर्मेशन होता है, और वो किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन होता है? कोडोन के फॉर्म में इंफॉर्मेशन होता है। ये कोडोन क्या करेगा? जैसे यहाँ पे AUG है तो ये एक एमिनो एसिड को कोड करेगा। इट मीन्स क्या कहने का मतलब है कि यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड जो है, ये 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बना रहा है? ये 3 न्यूक्लियोटाइड बन के एक कोडोन बना रहा है, और हर कोडोन के पास एक एमिनो एसिड का इंफॉर्मेशन है। ये किसी एक एमिनो एसिड को कोड करेगा। जैसे हम आपको कह रहे हैं यहाँ पे AUG है तो AUG कोड करता है एक पार्टिकुलर एमिनो एसिड को, जिसको बोलते हैं हम लोग मेथियोनिन। ठीक है, तो ये किसको कोड करेगा? मेथियोनिन को कोड करेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो हम कहते हैं ये तो कोडोन है, ये वाला पोर्शन क्या हमारा? कोडोन है। ठीक है, अब इसके अपोजिट में इट मीन्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशन यहाँ पे जो आपका कोडोन होगा उसके अगेंस्ट में किसके पास? ट्रांसफर आरएनए के पास एंटीकोडोन होगा। और एंटीकोडोन कौन सा होगा? तो अगर GUG की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो G के बदले C आ जाएगा, U के बदले A आ जाएगा और G के बदले फिर से C आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे एंटीकोडोन क्या हो जाएगा? CAC, यहाँ पे एंटीकोडोन हो जाएगा। तो इट मीन्स हमारा क्या समझ में आया कि एंटीकोडोन आर्म्स जो होता है उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि मैसेंजर आरएनए से बाइंड करना और उससे जो भी इंफॉर्मेशन का काम है वो करने का काम किसका है? एंटीकोडोन का। तो एंटीकोडोन आर्म किससे बाइंड करेगा?
मैसेंजर आरएनए से बाइंड करेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट आर्म है आपका DHU आर्म, नेक्स्ट आर्म है आपका DHU आर्म। ये कहाँ से आया वर्ड? डाइहाइड्रोजन यूरिडीन। और डाइहाइड्रोजन यूरिडीन क्या है? तो ये हम पहले ही बता चुके हैं कि डाइहाइड्रोजन यूरिडीन एक अनयूजुअल बेस है। मतलब जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है वो यूरिडीन कह सकते हो, या आपका जो हमारा जो नाइट्रोजनस बेस है क्या, यूरासिल, कहीं ना कहीं उसमें क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया है, ठीक है। और क्या बनाया? डाइहाइड्रोजन यूरिडीन बना लिया, ठीक है। तो जो डाइहाइड्रोजन यूरिडीन हमारा है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें मॉडिफिकेशन होकर ये चीज़ बना है, ठीक है। तो ये आर्म का क्या काम है सारा, जो इसको हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या काम है। तो काम क्या है इसका हम यहाँ बता दे रहे हैं, एग्जैक्ट वहाँ पे पता चलेगा आपको कि सही में क्या चीज़ हो रहा है, ठीक है। बट इस आर्म का काम है कि ये क्या करता है, एक एंजाइम होता है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम होता है। इस एंजाइम से बाइंड करता है। आप बोलोगे सर ये एंजाइम क्या होता है? तो ये एंजाइम भी आपका कहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं ट्रांसफर आरएनए का पूरा यूज आपका प्रोटीन सिंथेसिस में होता है, ठीक है। तो हम प्रोटीन सिंथेसिस में कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हमको क्या जानना था, ये जानना था आपका कि आरएनए वर्ल्ड में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम इसका स्ट्रक्चर देख लिए। स्ट्रक्चर में ये देखो, यहाँ पे CCA हम बोल रहे हैं 3 प्राइम पे, ये फिक्स है। यहाँ पे दूसरा सीक्वेंस नहीं होगा, CCA ही होगा हमेशा। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार CCA था या AAC था, ठीक है। तो ACC आपको पता है वो सीमेंट होता है ACC, ठीक है। तो आप ऊपर से याद रख सकते हो कि ACC है, ठीक है। तो ACC या CCA जो भी कह लो, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस है जिसको हम एक्सेप्टर आर्म कहते हैं। तो एक आर्म ये हो गया जो एमिनो एसिड को एक्सेप्ट करेगा और लेकर के आएगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। जो दूसरा आर्म्स है वो है आपका T-साई आर्म, ठीक है। T-साई यहाँ पे भी फिर अनयूजुअल बेस है, सूडो यूरिडीन है, ठीक है। और क्या है, ये आर्म क्या करेगा, तो ये आर्म राइबोसोम से बाइंड करेगा, अगेन किस में, प्रोटीन सिंथेसिस में। ये आर्म जो एंटीकोडोन आर्म है ये भी प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे ही किससे अटैच होगा, कोडोन ऑफ मैसेंजर आरएनए से अटैच होगा। तो एंटीकोडोन कोडोन से अटैच होगा, और ये कहीं ना कहीं जो कोडोन होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन होगा, ठीक है। अब DHU आर्म क्या है, DHU लूप क्या होता है, DHU स्टेम क्या होता है। तो DHU स्टेम भी क्या होता है आपका, एक टाइप का क्या बोल सकते सिंपली आर्म्स है जो किस टाइम पे इस्तेमाल होगा। तो आप कह सकते हो कि इसका इस्तेमाल भी प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे होगा। पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज आरएनए से बाइंड, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम जो होता है उससे बाइंड करने में इस आर्म का भी इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो अभी तक हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे ये आपका 2D स्ट्रक्चर था जिसको हम बोलते हैं क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। आई होप सो यहाँ पे समझ में आया होगा ये स्ट्रक्चर आपको ना, ठीक है। देखिए इसके पीछे का जो वीडियो है वो वीडियो, इसके पीछे का इस चैप्टर का जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, इस चैप्टर का हम कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस में वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको इससे क्या हो सके, बेनिफिट हो सके, ठीक है। अब हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, ठीक है, और वहाँ जा कर के सारे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम इस वीडियो में भी उसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे, अगर देखना हो तो पीछे से आप सीरीज से देख सकते हैं इसको। रियली ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, क्लियर ना। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं आरएनए वर्ल्ड को, ठीक है, और उसमें हम पढ़ लिए इसका स्ट्रक्चर। देखो इसका स्ट्रक्चर के बाद आपका अगर हम देखते हैं न्यू एनसीईआरटी, अगर आप देखोगे तो न्यू एनसीईआरटी में भी कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर आपका किसका दिया गया होगा, वो स्ट्रक्चर जो दिया गया है वो आपका दिया गया है कहीं ना कहीं किसका, 3D स्ट्रक्चर दिया गया है, और वो इन्वर्टेड L शेप का स्ट्रक्चर दिया गया होगा, ठीक है। तो आप उसको भी नोट डाउन कर लेंगे। लेकिन बेसिकली हम ये स्ट्रक्चर पहले पढ़ते थे और अभी भी पढ़ते हैं इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। यही सारा पॉइंट्स उसमें भी होगा, क्लियर ना। तो आप इन्वर्टेड L शेप का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी से बना लेंगे उसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांसफर आरएनए। नेक्स्ट है आपका मैसेंजर आरएनए, नेक्स्ट है आपका मैसेंजर आरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए, हाँ एक चीज़ और हम जान लेते हैं कि जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है, ठीक है, वो स्मॉलेस्ट आरएनए होता है, ठीक है। मेनली 70 to 75 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। किसी किसी बुक में लिखा रहता है 73 to 93 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, किसी किसी बुक में आपको लिखा रहेगा 75 to 95 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र आरएनए सबसे छोटा आरएनए है, भले परसेंटेज में आप कह सकते हो सेकेंड मतलब पोजिशन पे है, ठीक है, लेकिन अगर साइज़ में आप बोल दो तो साइज़ में सबसे छोटा होता है आपका ट्रांसफर आरएनए,
क्लियर ना। अब हम आते हैं मैसेंजर आरएनए पे, ठीक है। मैसेंजर आरएनए क्या है? मैसेंजर आरएनए वो आरएनए है जिसके पास क्या होता है? इन्फॉर्मेशन होता है। किसका इन्फॉर्मेशन होता है? तो डीएनए का इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। डीएनए के किसी पार्टिकुलर स्ट्रैंड का इसके पास क्या होता है? इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हम देखो मैसेंजर आरएनए में क्या देख लेते हैं, और इसका परसेंटेज आप कह सकते हो 2 to 5% होता है। मैसेंजर आरएनए में हम बस थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम? देखो मेरे पास अगर मान लो ये डीएनए है, ठीक है, मेरे पास ये डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए मान लो ये आपका स्ट्रैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम, और ये स्ट्रैंड है आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम। जैसा हम जानते हैं कि दोनों क्या होता है? एंटी पैरेलल होता है डबल स्ट्रैंड डीएनए। अब मान लो यहाँ पे मेरा कोई सीक्वेंस है, ठीक है। इस सीक्वेंस को हम इस टाइप से लिख लेते हैं। मान लो ये हमारा AGCT कुछ भी हाइपोथेटिकल आप ले सकते हो, ACGAT कुछ इस टाइप का आप हाइपोथेटिकल यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपका TCGATGCTA इस टाइप का आप हाइपोथेटिकल ले सकते हो, ठीक है। जब इसको आप लोगे तो हम कहते हैं इससे एमआरएनए हमको बनाना है, ठीक है। इससे हमको क्या बनाना है? एमआरएनए बनाना है। ये हमारा क्या है? ये हमारा डबल स्ट्रैंड आरएनए है, ठीक है। इससे क्या बनाना है? हमें आरएनए का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो अगर हम आरएनए की बात करते हैं, इससे आरएनए कैसे बनेगा, तो आप सिंपली बोल दो कि इन दोनों स्ट्रैंड में कोई एक स्ट्रैंड है जिसका मैसेज को क्या करेगा? एमआरएनए में जाएगा। अब बोलो वो कौन सा स्ट्रैंड है? तो हम जानते हैं कि जो डीएनए का सिंथेसिस होता है या आरएनए का सिंथेसिस होता है वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। इट मीन्स जो आरएनए का भी सिंथेसिस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? वो भी होगा आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम स्ट्रैंड के 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में हमारा सिंथेसिस होगा। इट मीन्स ये 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला क्या होगा? ये टेम्पलेट के जैसे बिहेव करेगा। ये किसके जैसे बिहेव करेगा? ये टेम्पलेट के जैसे बिहेव करेगा, ठीक है। और ये क्या होगा? आपका नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। ये नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, ठीक है। इसके बारे में वैसे हम और डिटेल में बताएंगे आपको कहीं ना कहीं, हम जब पढ़ेंगे डीएनए सिंथेसिस एमआरएनए सिंथेसिस का पोर्शन, ठीक है। तो ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया, ये आपका नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया, ठीक है। इसका कोड होगा, इसको हम ये भी बोलते हैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। इसको हम ये भी बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड कह सकते हो, एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, ठीक है। और इस स्ट्रैंड को हम और भी नाम देते हैं। इस स्ट्रैंड को हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा इसको हम ये भी बोल सकते हैं कोडिंग स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं। फाइनली हम इसको ये भी बोल सकते हैं सेंस स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं, सेंस स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं। तो इसको भी 4 नाम से जाना जाता है, क्लियर ना। अगर हम यहाँ पे देख लें क्या क्या चीज़ है, तो हम कहेंगे इससे हम एमआरएनए को कैसे सिंथेसिस करेंगे। ये तो हमारा डीएनए है, इससे हम क्या करेंगे? एमआरएनए को कैसे सिंथेसिस करेंगे, ठीक है। तो एमआरएनए को सिंथेसिस करने के लिए ये जो हमारा स्ट्रैंड है 3 प्राइम स्ट्रैंड है, 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड है। क्यों? क्योंकि हमारा स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में बनेगा? हमारा स्ट्रैंड बनेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में हमारा स्ट्रैंड बनेगा। इट मीन्स इस डीएनए का जो 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड है उसको हम क्या करेंगे? टेम्पलेट के जैसे कंसीडर करेंगे। टेम्पलेट मतलब जिस स्ट्रैंड के पास क्या है? इन्फॉर्मेशन है। किसका इन्फॉर्मेशन है? कैरेक्टर वाला इन्फॉर्मेशन। और यही यहाँ पे आएगा कोडोन के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए हम कैसे बनाते हैं? देखो मैसेंजर आरएनए बनाने का एक सिंपल ट्रिक ये है आपका, कैसे बनाओगे आप, तो इसको आप टेम्पलेट स्ट्रैंड मानोगे। इसको जब टेम्पलेट स्ट्रैंड मानोगे उसका कॉम्प्लीमेंट्री ये स्ट्रैंड है। जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो इस स्ट्रैंड के क्या होगा? सिमिलर होगा, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रैंड बनाएंगे इसके सिमिलर क्या होगा? ये वाला स्ट्रैंड होगा, ठीक है। तो हम इस टाइप से देख सकते हैं कि अगर इसके सिमिलर बनाएंगे, देखो अगर आपको बनाने नहीं आता तो डायरेक्ट आप क्या करो, यहाँ से ये स्ट्रैंड उठाओ, ठीक है। और इस स्ट्रैंड में जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे क्या करो आप? यू डाल दो, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा? मैसेंजर आरएनए बन जाएगा। मतलब टेम्पलेट स्ट्रैंड नहीं है आपका, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड या कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड जो है, कहने का मतलब 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड है उसको लो, डायरेक्ट बन जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? स्ट्रैंड AGCU ACGAU, ये बन गया आपका क्या? mRNA, ठीक है। तो एमआरएनए का सिंथेसिस इस टाइप से होता है। एमआरएनए का परसेंटेज कितना होता है? 2 to
5% होता है। कितना होता है mRNA का परसेंटेज? 2 to 5% होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम आपको बता दिए, क्या क्या बता दिए आपको हम आरएनए वर्ल्ड में, आरएनए क्या होता है, ठीक है, ये बता दिए। आरएनए किस किस के अंदर जेनेटिक मटेरियल, ये हम बता दिए। और क्या बता दिए हम आपको, आरएनए कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव कर सकता है, वो हम आपको बता दिए कि ये है आपका और आरएनए एंजाइम है, उसमें एक आपका क्या होता है राइबोसोम और राइबोन्यूक्लियस पी। उसके अलावा हम डिफरेंट टाइप का आपको आरएनए बता दिए। अगर आप बोलोगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा सबसे अच्छा है, डीएनए अच्छा है या आरएनए अच्छा है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देंगे। ठीक है, और हम क्या बता देंगे इसमें, तो और कहीं ना कहीं इसके अंदर हम एक चीज़ एक मिनट हम देख लेते हैं टाइमिंग का क्या ये है। ठीक है, हम यहीं पे बता देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी वीडियो में हम बता देते हैं उस चीज़ को। ठीक है, किस चीज़ को हम बता दें, कंपेयर कर देते हैं हम डीएनए एंड आरएनए में। ठीक है, कंपेयर हम कर देते हैं कि कौन सा बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है आपका। देखो सबसे पहले अगर हम देखते हैं आपका, सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि डीएनए वर्सेज आरएनए, या सिंपली हम मानते हैं क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है जेनेटिक मटेरियल के लिए। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल, क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल होने के लिए जो क्राइटेरिया है, सबसे पहला क्राइटेरिया आप कह सकते हो कि स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्टेबल होना चाहिए। पहला क्या है, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या इसका क्राइटेरिया हो सकता है कि मतलब जेनेटिक मटेरियल होने के लिए दूसरा इसका क्राइटेरिया है कि ये एबिलिटी टू रेप्लिकेट, मतलब उसको रेप्लिकेशन करने का एबिलिटी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट्स क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन करने का उसको क्या होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या होगा, तीसरा आपका कह सकते हो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनली स्टेबल होना चाहिए, एबिलिटी टू रेप्लिकेट होना चाहिए। तीसरा हाँ, स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज होना है, स्लो एंड ग्रेजुअल पॉजिटिव म्यूटेशन होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव म्यूटेशन, देखो म्यूटेशन जनरली क्या होता है हमारे लिए, हार्मफुल होता है। म्यूटेशन क्या होता है हमारे लिए, जनरली हार्मफुल होता है। ठीक है, लेकिन यूजफुल म्यूटेशन भी होता है। यूजफुल म्यूटेशन हम क्यों कह रहे हैं, देखो यूजफुल म्यूटेशन कहने का मीनिंग क्या है। यूजफुल म्यूटेशन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि हमारे डीएनए के अंदर चेंज आना चाहिए। ठीक है, डीएनए के अंदर चेंज आना चाहिए, इट मीन्स ये किस में पार्टिसिपेट करेगा, इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, ये जो हम कहते हैं स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज आएगा, ये कहीं ना कहीं इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करेगा। हम एक एक पॉइंट्स को फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और क्या पॉइंट्स होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेस करना चाहिए अपने आप को। ठीक है, और एक्सप्रेस करना चाहिए। ठीक है, तो एबिलिटी टू एक्सप्रेस मेंडेलियन कैरेक्टर एक्सप्रेस करना चाहिए। ठीक है, अब हम इन सबको एक एक करके देख लेते हैं। देखो हम कहते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्टेबल होना चाहिए। अगर हम डीएनए का कंपेयर करें या आरएनए को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, डीएनए आपका स्ट्रक्चरली ज़्यादा स्टेबल एंड फंक्शनली भी स्टेबल है। ठीक है, लेकिन आरएनए क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। आरएनए कम स्टेबल क्यों होता है, तो आरएनए कम स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, उसके जो सेकंड प्राइम पोजीशन है वहाँ पे OH ग्रुप फ्री फॉर्म में पाया जाता है। ये हम फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं। ठीक है, वो OH ग्रुप फ्री फॉर्म में जो पाया जाता है वो आरएनए को क्या बना देता है, अनस्टेबल बना देता है। ठीक है, तो आरएनए अनस्टेबल होता है, इसीलिए वो कम ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ठीक है, कम ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, वो सिर्फ वायरस में जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि वो स्ट्रक्चरली क्या है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, दूसरा एबिलिटी टू रेप्लिकेट। ठीक है, डीएनए में क्या होता है, रेप्लिकेट करने का एबिलिटी होता है, इसलिए डीएनए क्या है, बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, स्लो एंड ग्रेजुअल पॉजिटिव म्यूटेशन। देखो अब यहाँ पे हम म्यूटेशन की बात आपको समझा रहे हैं। देखो म्यूटेशन का यहाँ पे क्या मीनिंग है, यहाँ म्यूटेशन क्यों होना चाहिए हमारे डीएनए के अंदर। ठीक है, डीएनए के अंदर अगर म्यूटेशन होगा इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई न्यू कैरेक्टर, पॉजिटिव हम कह रहे हैं, पॉजिटिव म्यूटेशन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ न्यू कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होगा, इन द सेंस
या हम ये कह सकते हैं कि हम डे बाय डे एक न्यू एनवायरनमेंट से अपने आप को फेस कर रहे हैं। तो उस न्यू एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर चेंज आना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे बॉडी के अंदर चेंज नहीं आता है, अगर हमारा इवोल्यूशन नहीं होता है, तो हम न्यू एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो कहीं ना कहीं हम जब जाके इवोल्यूशन को पढ़ेंगे, ठीक है, तो इवोल्यूशन में भी बेसिस है कि म्यूटेशन होना ज़रूरी है अगर इवोल्यूशन होना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, स्लो एंड ग्रेजुअल म्यूटेशन होगा जिससे हमारे अंदर इवोल्यूशन होगा, और जब हम इवोल्यूशन होगा तो हम न्यू इन्वायरमेंट में क्या कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। एंड लास्ट वन है आपका एबिलिटी टू एक्सप्रेस मेंडेलियन कैरेक्टर। जो मेंडल का कैरेक्टर हम पिछले चैप्टर में जानते हैं कि मेंडल का क्या क्या कैरेक्टर, मेंडल के कैरेक्टर को जो एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। तो सिंपली या हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जो जाता है कैरेक्टर, वो कैरेक्टर एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है, करने की एबिलिटी हो उसके अंदर। तो ये सारा एबिलिटी आपका डीएनए के अंदर अच्छे से पाया जाता है, डीएनए के अंदर ये सारा एबिलिटी पाया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं डीएनए जो होता है हमारा बेस्ड जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना। इसके अलावा आपका डीएनए एंड आरएनए का डिफरेंस होता है, ठीक है। डीएनए आरएनए का डिफरेंस हम पहले भी कई जगह मतलब पढ़ते हुए आते हैं, ठीक है। बट डीएनए और आरएनए का डिफरेंस वैसे भी हमारी जगह बताते आए हैं, ठीक है। तो आप अगर सारा लेक्चर देखोगे तो आपको डीएनए आरएनए में डिफरेंस ऑलरेडी पता चल जाएगा, ठीक है। वैसे ही वर्बली मैं बता दे रहा हूँ कि डीएनए आरएनए में क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सबसे पहले तो उसका स्ट्रक्चर में हम आए, तो स्ट्रक्चर में अगर हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं एक के अंदर, डीएनए के अंदर हमारा क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जबकि आरएनए के अंदर आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ऑब्वियसली जो क्या वो उसको बोल सकते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। उसके सेकंड प्राइम पोजीशन पे क्या होता है, OH ग्रुप नहीं पाया जाता है, इसलिए ये स्टेबल होता है और कम रिएक्टिव होता है। जबकि अगर उसके राइबोन्यूक्लियोटाइड की बात करें तो उसके सेकंड प्राइम पोजीशन पे OH पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण वो रिएक्टिव होता है और रिएक्टिव होता है और कम स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हो गया कि स्टेबल कौन ज़्यादा होगा, डीएनए ज़्यादा स्टेबल होगा, आरएनए कम स्टेबल होगा, ठीक है। डीएनए कम रिएक्टिव होगा और आरएनए ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट्स आपको कह सकते हैं कि जो डीएनए होता है उस डीएनए के अंदर 4 टाइप का 4 नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, जबकि आरएनए के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल पाया जाता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है, और भी बहुत सारे डिफरेंस है जो कहीं ना कहीं हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं डिफरेंट लेक्चर में, ठीक है ना। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, ये लेक्चर को, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग और भी कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे, देखते हैं क्या टॉपिक्स डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आपको आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो सके, ठीक है। बाय।